गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 6 टेस्ट सीरीज यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 24 के लिए चल रही है, जो जून 24 में होगी। तो अप्रैल मान के चलिए और मई मान के चलिए। अप्रैल मई लगभग 30 दिन, तो 60 दिन ये हो गए। और 15-16 मतलब मिड जून में एग्ज़ाम है, 16 का एग्ज़ाम है, तो 16 दिन उधर हो गए, 15 ही हो गए। और 5-6 दिन इसी महीने के बचे मार्च के, तो लगभग 80 दिन हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। तो 5 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए, प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है। जितने भी टेस्ट होंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इनकी आप फुल टेस्ट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। पहला प्रश्न है यहाँ पर, बोलगार्ड 1 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किया जाता है। फसली पौधों के क्लोन प्रवर्धन के संदर्भ में, आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास के संदर्भ में, पादप वृद्धिवर्धक पदार्थों के उत्पादन के संदर्भ में, जैव उर्वरकों के उत्पादन के संदर्भ में। बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2। देखिए, बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2 ये जो हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं, मतलब अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास के संदर्भ में। भी हो जाएगा इसका आंसर। बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड कपास की किस्में हैं ये, तो बी है इसका आंसर। देखिए, बोलगार्ड 1 बीटी कॉटन एकल जीन टेक्नोलॉजी ऐसी पहली बायोटेक फसल टेक्नोलॉजी है जिसे वर्ष 2002 में भारत में व्यवसायीकरण हेतु मंजूरी दी गई थी। इसके बाद वर्ष 2006 के मध्य में जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी द्वारा बोलगार्ड 2 डबल जीन टेक्नोलॉजी को मंजूरी दी गई। बोलगार्ड 1 कपास एक कीट प्रतिरोधी ट्रांसजेनिक फसल है जिसे वॉलवर्म से बचाव हेतु विकसित किया गया है, जो फसलों को नुकसान करता है। ठीक है। इसे बेसिलस थुरिनजेनेसिस नामक जीवाणु की सहायता से कपास के जीन को आनुवांशिक रूप से परिवर्तित करके बनाया गया था। बोलगार्ड 2 तकनीक में बेहतर डबल जीन तकनीक क्राई 1 AC और क्राई 2 AV को अपनाया गया है, जिसमें वॉलवर्म और स्पोडोप्टोरा कैटरपिलर से सुरक्षा प्रदान होती है। और ये दोनों के दोनों जो है इस फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, इससे सुरक्षित हो जाता है बोलगार्ड 2 से, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिससे अधिकतम उपज होगी और कीट प्रतिरोध के साथ कीटनाशक की जो लागत है उसमें कमी आती है। कीटनाशक मतलब जो ऐसी दवाइयाँ फसलों के ऊपर छिड़काव जिनका किया जाता है कीटों को मारने के लिए। बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2 मतलब कीट प्रतिरोधी कपास को पर्यावरण के अनुकूल कीट नियंत्रण कपास के रूप में विश्व भर में उत्पादित किया जाता है। तो बी है इसका आंसर। बोलगार्ड 1, बोलगार्ड 2 क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ब्राउन एडिपोज टिश्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट है इन तीनों में से। देखिए, यह तेजी से ऊष्मा उत्पन्न करने के साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अपचयन करता है। कैफीन के सेवन से ब्राउन एडिपोज टिश्यू में गतिविधि बढ़ जाती है। यह वयस्क मनुष्यों में प्रचुर मात्रा में होता है और उम्र के साथ बढ़ता जाता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा वाला गलत है। ठीक है, छोटे बच्चों में और वयस्कों में प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन उम्र के साथ ये घटता जाता है, इसकी मात्रा कम होती जाती है, बढ़ती नहीं है। तो सारे तो सही है नहीं है, इनकरेक्ट अपने को ढूंढना, सी वाला इनकरेक्ट है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू मनुष्य और अन्य स्तनधारियों के दो प्रकार के वसा में से एक होता है। इसका मुख्य कार्य भोजन को ऊष्मा में परिवर्तित करना होता है। इसे कभी कभी अच्छा वसा भी कहा जाता है। नवजात शिशुओं और हाइबरनेटिंग स्तनधारियों में ब्राउन फैट का उच्च स्तर होता है। ब्राउन एडिपोज टिश्यू तेजी से ऊष्मा उत्पन्न करने के साथ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अपचयन करता है, तो पहला वाला करेक्ट हो गया। देखिए, कॉफ़ी का जो है हमारे ब्राउन फैट के कार्य पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इससे मोटापा की समस्या का समाधान हो सकता है। नवीनतम शोध के अनुसार कॉफ़ी का सेवन करने के बाद ब्राउन एडिपोज टिश्यू की गतिविधि में वृद्धि होती है, जिससे संकेत मिलता है कि कैफीन के सेवन से वजन घटाने में सहायता मिलती है। ठीक है, सहायता मिल सकती है, तो दूसरा वाला करेक्ट है। नवजात शिशुओं और हाइबरनेटिंग स्तनधारियों में ब्राउन फैट का उच्च स्तर होता है,
मनुष्यों की आयु के साथ इसमें कमी आती है, बढ़ता नहीं है, इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। केंद्रक में वंशानुक्रम की सूचना वाले गुणसूत्र होते हैं यानी क्रोमोसोम। जब भी कोई कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो क्रोमेटिन पदार्थ गुणसूत्रों में व्यवस्थित हो जाता है। कौन सा सही है? देखिए करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सी है इसका आंसर। तो केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं जो छड़ के आकार की संरचनाओं के रूप में तभी दिखाई देते हैं जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। डीएनए में गुणसूत्र में डीएनए अणुओं के रूप में वंशानुगत लक्षणों की सूचना होती है। गुणसूत्र जो है वो डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। ये अलग से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, याद रखिएगा इसको। फर्स्ट करेक्ट हो गया। डीएनए अणुओं में कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक जानकारी होती है। डीएनए के कार्यात्मक खंडों को जीन कहा जाता है। देखिए विभाजित ना होने वाली कोशिका में डीएनए क्रोमेटिन पदार्थ के भाग के रूप में मौजूद होता है। जब भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तो क्रोमेटिन गुणसूत्रों में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो दूसरा वाला भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स यानी क्रिस्पर। ठीक है, क्रिस्पर कैस 9 इससे प्रश्न ऑलरेडी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। अब यहाँ 3 स्टेटमेंट हैं क्रिस्पर से संबंधित और बताना है कि उनमें कौन सा सही होगा। तो पहला है इसके तहत वायरस के हमलों से लड़ने के लिए बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की प्रतिकृति यानी रेप्लिका का निर्माण होता है। क्रिस्पर तकनीक में बाहर से किसी नए जीन को जोड़ना शामिल नहीं है। क्रिस्पर कैस 9 तकनीक को अक्सर जेनेटिक कैंची के रूप में वर्णित किया जाता है। उपरोक्त में से कितने सही है पूछ रहा है। क्रिस्पर कैस 9 तकनीक को अक्सर जेनेटिक कैंची के रूप में वर्णित किया जाता है, ठीक है। क्रिस्पर तकनीक में बाहर से किसी जीन को जोड़ना शामिल नहीं है क्या? बिल्कुल, ये भी करेक्ट है और पहला वाला भी करेक्ट है। तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त, मतलब सभी तीन जो सी वाले स्टेटमेंट में है, क्योंकि पैटर्न ये है पूछने का, 1 2 3 वाला नहीं है। देखिए क्रिस्पर तकनीक में मान लीजिए हमारी ये कोई सेल है, टिश्यू है, इसको बीच से ये खराब है तो बीच से काट के इसको जोड़ दिया, अलग से इसमें नहीं जोड़ा था, उसी में कट पिट करके कट कॉपी पेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो क्रिस्पर एक जीन एडिटिंग टेक्निक है जो कैस 9 नामक एक विशेष प्रोटीन का उपयोग करके वायरस के हमलों से लड़ने के लिए बैक्टीरिया में प्राकृतिक रक्षा तंत्र की प्रतिकृति का निर्माण करती है। तो पहला करेक्ट है। यह आमतौर पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के रूप में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से आनुवंशिक सामग्री को जोड़ने, हटाने या बदलने में सहायक होती है। देखिए क्रिस्पर तकनीक में बाहर से किसी नए जीन को जोड़ना शामिल नहीं है, तो दूसरा भी सही है। और क्रिस्पर कैस 9 तकनीक को अक्सर जेनेटिक कैंची के रूप में वर्णित किया जाता है, क्योंकि खराब सेल को काट दो और दूसरी अच्छी को जोड़ दो। देखिए इस तकनीक की तुलना अक्सर सामान्य कंप्यूटर प्रोग्रामों के कट कॉपी पेस्ट कार्यात्मकताओं से की जाती है। इसमें डीएनए अनुक्रम में गड़बड़ी जो बीमारी या विकार का कारण होती है को काटकर हटा दिया जाता है और फिर सही अनुक्रम में उसको बदल दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में खबरों में रहा अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर है, क्या है? डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किया गया एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, एक निजी कंपनी द्वारा विकसित पुनः प्रयोग होने वाला अंतरिक्ष यान है, या 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित एक अनुकूलन योग्य प्रक्षेपण यान, या सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा लॉन्च किया गया एक उपग्रह यानी सैटेलाइट। यही है, क्या लग रहा है ये? यह है प्रक्षेपण यान, 3D प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित एक अनुकूल योग्य प्रक्षेपण यान। बी है इसका आंसर। देखिए अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर एक अनुकूलन योग्य प्रक्षेपण यान है, यानी कस्टमाइजेबल लॉन्च व्हीकल
जिसे 1 या 2 चरणों में लॉन्च किया जा सकता है। यह अग्निकुल के पेटेंटेड अग्निलैट इंजन द्वारा संचालित है। तो बी करेक्ट हो गया। अग्निलैट एक 3D प्रिंटेड 6 किलो न्यूटन अर्ध क्रायोजेनिक इंजन है जो प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन यानी लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का उपयोग करता है। अग्निबाण विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की दिशा में पहला कदम होगा। तो याद रखिएगा इसको। अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेटर विश्व के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट को अंतरिक्ष में लॉन्च करने की दिशा में पहला कदम होगा। इन सभी टेस्ट की आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हो। सभी क्वेश्चन की नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। वेल टू गेट शब्द संबंधित है इनमें से किससे? वेल टू गेट प्राचीन जल संचयन विधियां, जल जीवन मिशन का पुनर्कल्पित केंद्र, कच्चे तेल की खोज की तकनीकें, हरित हाइड्रोजन के लिए उत्सर्जन मानक। वेल टू गेट शब्द है हरित हाइड्रोजन के लिए उत्सर्जन मानक, बी है इसका आंसर। देखिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने हाल ही में एक स्पष्ट ग्रीन हाइड्रोजन मानक को परिभाषित किया है जो हरित के रूप में वर्गीकृत हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उत्सर्जन सीमा स्थापित करता है। वेल टू गेट उत्सर्जन में जल उपचार, इलेक्ट्रोलिसिस, गैस शुद्धिकरण, शुष्कन और हाइड्रोजन का संपीड़न शामिल है। तो बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित देशों पर विचार करेंगे। पोलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी। उपरोक्त में से कितने देश नॉर्थ सागर यानी नॉर्थ सी के साथ सीमा साझी करते हैं? ग्रेट ब्रिटेन यानी इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। तो ये तो है नॉर्थ सी से लगा है। जर्मनी लगा है क्या? जर्मनी भी लगा है। डेनमार्क भी लगा है। नीदरलैंड भी लगा है। नॉर्वे भी लगा है। पोलैंड नहीं लगा है। ठीक है, तो केवल 5 इसका आंसर हो जाएगा डी। 5 हो गए ना, 6 हैं तो एक नहीं लगा, 5 हो गए। देखिए, उत्तरी सागर यानी नॉर्थ सी जो है वो ग्रेट ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम और फ्रांस के बीच स्थित है। यानी ये देश लगाते हैं इसके साथ अपनी तटीय सीमा। तो ये है नॉर्थ सी। ठीक है, ये है नॉर्थ सी। तो नॉर्थ सी से लगा है ग्रेट ब्रिटेन यानी यूनाइटेड किंगडम। ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन आता है? इंग्लैंड आता है, वेल्स आता है और स्कॉटलैंड आता है। स्कॉटलैंड की कैपिटल है एडिनबर्ग, इंग्लैंड की है लंदन और वेल्स की है कार्डिफ। अब यह है नॉर्थ सी। तो ये डेनमार्क लगा है इससे। ये जो है ये बड़ा सा हिस्सा ये जर्मनी है, ये नीदरलैंड है और ये है बेल्जियम, ये है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल पेरिस, बेल्जियम की हो गई ब्रुसेल्स, नीदरलैंड की एम्स्टर्डम, जर्मनी की बर्लिन। और जो पोलैंड की स्थिति है वो इसके यहाँ नीचे है, मैप के नीचे। तो वो नहीं लगा है, पोलैंड नहीं पहुँचता नॉर्थ सी तक। तो इतने देश नॉर्थ सी के साथ सीमा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी से तटीय सीमा बनाते हैं? अल्बानिया, मोरक्को, सीरिया, क्रोएशिया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया। इंपॉर्टेंट है, जितने भी सागर महासागर उनके साथ जो तटीय सीमा बनाते हैं देश। एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में बनते हैं, दूसरे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बनते हैं। पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यूपीएससी 5-6 स्टेटमेंट बनाकर पूछ लेगी, छोटे एग्जाम में सीधे 4 विकल्प देकर पूछ लेगा। तो भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी से तटीय सीमा बनाता है अल्बानिया भी बनाता है। मोरक्को, मोनाको, मोंटेनेग्रो भी बनाता है। तो मोरक्को है बनाता है। सीरिया बनाता है। इजराइल बनाता है। ट्यूनीशिया बनाता है। क्रोएशिया बनाता है। तो सारे के सारे तो बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 डी है इसका आंसर। देखिए, भूमध्य सागर पर तट रेखा वाले देश अल्बानिया है, अल्जीरिया है, बोस्निया हर्जेगोविना, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोरक्को, मोनाको, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया, सीरिया, स्पेन, सीरिया और ट्यूनीशिया। सारे के सारे देश हैं। अब इसमें ज़्यादातर एशिया वाले जो कंट्री हैं उन पर फोकस स्टेट के पीसीएस और यूपीएससी करती है। ठीक है, कई बार भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाने वाले देशों से प्रश्न किया है। प्रश्न पूछने का तरीका बदलता रहता है यूपीएससी का, लेकिन पूछती जरूर है। और एशिया की कंट्री को ही घुसा के पूछती है। ठीक है, ऐसे पूछ लेगी निम्नलिखित में से कौन सा देश
भूमध्य सागर तक फैला है, या कौन सा नहीं उसके साथ टच हो रहा है, कुछ भी पूछ लेगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस देशों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है? किन ज्यादा सही रहेगा, किन देशों से होकर भूमध्य रेखा, सॉरी मकर रेखा पूछ रहा है, मकर रेखा, मकर रेखा। देखिए यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी 20 से एक रेखा खींची, या 0 डिग्री अक्षांश से ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। यहाँ एक है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यहाँ पर एक 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। यह है भूमध्य रेखा, यह है कर्क रेखा, यह है मकर रेखा। तो इन तीनों से प्रश्न बनेंगे, किन किन देशों से होकर गुजरती है? जिम्बाब्वे, मेडागास्कर, पापुआ न्यू गिनी, बोत्सवाना। इसकी बात हो रही है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा की। जिम्बाब्वे से होकर ये नहीं गुजरती, मेडागास्कर से होकर गुजरती है, पापुआ न्यू गिनी तक नहीं जाती, बोत्सवाना से होकर गुजरती है। तो दूसरा चौथा इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर देखिए मकर रेखा मुख्य रूप से दक्षिण में 23.5 डिग्री पर स्थित है। मकर रेखा गुजरती है अर्जेंटीना से, चिली से, नामीबिया से, दक्षिण अफ्रीका से, मेडागास्कर से, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, पराग्वे, बोत्सवाना और मोजाम्बिक से। अगर महाद्वीपों की बात करें तो 3 महाद्वीप हैं इसमें, साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के देशों से गुजरती है, और यह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ऐसे गुजर जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है, यानी कोल्ड करंट कह लो या कूल करंट कह लो, ये एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठंडी और गर्म जलधाराएं इंपॉर्टेंट है। तो यह है अपनी पृथ्वी 20 से एक रेखा गुजर रही है, इसमें 0 डिग्री इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ उत्तरी ध्रुव होगा या दक्षिणी ध्रुव होगा। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जो जाती है ना रेखाएं, वो होती हैं गर्म जलधाराएं, ठीक है। और ध्रुवों से जो जलधाराएं इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं, वो होती हैं ठंडी, क्योंकि यहाँ ठंडा है, यहाँ ठंडा है। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म है, क्यूरेसियो गर्म है, ब्राज़ील की गर्म है, कैनेरी यहाँ पर कोल्ड है या कूल है। तो ठंडी जलधारा कौन सी हो गई इसमें? सी हो गई। इस चीज़ को याद रखिएगा, क्योंकि इक्वेटर है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर रेनफॉल है, सनलाइट है, सूर्य की रोशनी, ठीक है, सबसे ज़्यादा यहीं तो पड़ती है। तो यहाँ जितने भी देश हैं वो उष्णकटिबंधीय देश हैं। तो यहाँ से जो जलधाराएं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं पर भी चल लो, मतलब ध्रुवों की तरफ जाएंगी तो गर्म जलधाराएं होंगी, और जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आएंगी वो ठंडी होंगी। इसको स्टेटमेंट बनाकर भी पूछ सकता है एग्जाम में, उल्टा पुल्टा करके। तो देखिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर यानी इक्वेटर से पोल की तरफ जो चलती हैं महासागरीय धाराएं, वो आसपास के पानी की तुलना में गर्म होती हैं, इसलिए उन्हें गर्म जलधाराएं कहते हैं, ठीक है। और ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की ओर आती हैं उनको महासागरीय धाराएं आसपास के पानी की तुलना में ठंडी होती हैं, इसलिए उसको ठंडी जलधाराएं कहा जाता है। तो यहाँ ठंडी जलधाराओं की सूची है कोल्ड करंट्स की या कूल करंट्स की, इनको याद रखिएगा। वेनेजुएला की धारा, हम्बोल्ट या पेरू, एक ही बात है, ठीक है। दोनों पूछता है एग्जाम्स में, दोनों का नाम लेकर। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, ये भी ठंडी जलधारा है। और कनेरी की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, लेब्राडोर धारा, और ओखोट्स की धारा, ओखोटस्क की धारा, और पश्चिमी ग्रीनलैंड की धारा, फॉकलैंड धारा, ये सारी की सारी कोल्ड करंट है, ठंडी जलधाराएं हैं। तो 10 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। धन्यवाद।